अगली हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक ही बात है, इसमें हमें इतना टेंशन नहीं लेनी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला लिख लो टेम्परेचर। सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हम हर चीज को दो में क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक है। एक मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और एक वीक वाला इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, तुम मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर बढ़ाने में क्या क्या बढ़ेगा? तो मैंने बता दिया था, वैसे कंडक्टेंस दो चीजों से बढ़ा सकते हैं हम। क्या क्या थी दो चीजें? मोबिलिटी और नंबर ऑफ आयंस। और डोमिनेटिंग कौन होता है? नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को बढ़ा दिया तो कंडक्टेंस बढ़ गई। अब बताओ जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा जो नंबर ऑफ आयंस है वो बढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि वो पहले ही क्या होता है 100%। क्या मोबिलिटी बढ़ेगी? तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस केस में? मैं बोल सकता हूँ मेरी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज, ठीक है। वीक में बताओ क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं? बोलो कैसे? क्योंकि मेरा जो के होता है वो क्या होता है, वही बताता है कितनी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। टेम्परेचर बढ़ता है तो के क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर के बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं और मोबिलिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। तो अगर दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन ये बताओ अगर मैं पूछूं फाइनली ज्यादा कंडक्टेंस कौन शो करेगा, ये या वो? आंसर है स्ट्रॉन्ग। अब एक बात बताओ, एक मान लो, ठीक है, खली है, खली है, ठीक है, बहुत बड़ा है, 7 फुट कितने के इंच का है, ठीक है, 7 1 का है वो। उसकी मान लो हाइट बढ़नी है, ठीक है। और एक मान लो रे मिस्टीरियो है, ठीक है, या रे मिस्टीरियो है, तुम ही मान लो, अपने आप को मान लो कि अब तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी नहीं इतनी, छोटे बच्चे का मान लो, ठीक है। तो उसमें मेरा क्या होगा, उसकी ज्यादा हाइट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। खली की हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन इन द एंड बड़ा कौन है? अभी भी खली है। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंडक्टेंस पहले ही ज्यादा है, लेकिन इसमें इंक्रीज ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी इससे तो छोटा ही रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जीतेगा तो अभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा है। कि ये ना सोच लेना यहाँ दो चीजें बढ़ रही हैं, यहाँ एक, तो ये जीत जाएगा। लेकिन हमें पहले भी तो देखना है पहले वाली किसकी ज्यादा थी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इसी पर सारा खेला खेला जाएगा। इसको ये समझ आ जाएगा वो किसी का भी आंसर दे देगा। अगला लिख लो फैक्टर। ये फैक्टर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। अगला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर भी दो चीजें बन सकती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या बन गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 0.1 मोलर NaCl है और मैं बोलता हूं मेरे पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, तो ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? NaCl की। तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या ज्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी बहुत सारे केसेस ले लूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही मैं कंपैरिजंस कर लूं। कंपैरिजन कैसे कर सकता हूं, कंसंट्रेशन सेम रखना है, ठीक है। अगर मेरा 0.1 मोलर मान लो NaCl है, 0.1 मोलर KCl, 0.1 मोलर, उसके बाद कौन आता है, के नीचे कौन आता है, कौन, रुबिडियम, और उससे अगला, ठीक है। अगर अब मैं तुम्हें बोलूं इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी कंडक्टेंस होगी, आंसर दे दो। किसकी? CHCl। क्यों? तो मैं ये बोल सकता हूं ऑब्वियस सी बात है, ये इनमें मोल्स तो नहीं बढ़ेंगे सबके, क्या 0.1 0.1 0.1। तो मैं इन चारों में अगर कंपेयर करना चाहूं, मैं ये बोल सकता हूं जिसकी मोबिलिटी क्या होगी ज्यादा, उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी
ज्यादा। अब इन सब में कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी? जिसकी साइज क्या होगा? छोटा, उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर भी दो केस बन सकते हैं। वो दो केस क्या है? एक तो मैं अगर एक्वस में ले रहा हूँ और एक है एक मोल्टन फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्वस में ले रहा हूँ तो तुम्हें अच्छे से पता है वहां पर हाइड्रेटेड साइज वर्क करता है, ठीक है। एक्वस में कौन सा साइज वर्क करता है? हाइड्रेटेड वाला। और मोल्टन में नॉर्मल वाला। हाइड्रेटेड के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी हो जाएगी? किसकी होगी? तो कंडक्टेंस का ऑर्डर अगर मैं लिखूं क्या हो जाएगा? NaCl, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? KCl, फिर दिस और फिर दिस। लेकिन अगर हम मोल्टन की बात करूं, मोल्टन में क्या हो जाएगा? उल्टा। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? NaCl, फिर KCl, फिर RbCl और फिर क्या हो जाएगा? सीजियम Cl। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर मोल्टन में हम क्या लेते हैं? एक्चुअल साइज या एटॉमिक साइज बोल लो, और हम एक्वस में कौन सा साइज लेते हैं? हाइड्रेटेड साइज। अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो हम उसको हाइड्रेटेड वाला ही मान के चलते हैं, क्योंकि जनरली हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, कई बार वो डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ध्यान रखना। जितना साइज छोटा होगा उतना ही कंडक्टेंस ज्यादा होगा। जो छोटा होता है जल्दी भाग जाता है ना, ठीक है। ऐसे रेमी खाली ऐसे पकड़ रहा होता है रेमिस चेहरे को, वो उसके नीचे निकल निकल के भागता रहता है, ठीक है। वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चलता है, ठीक है। इतने में एक बार गिरता है, उठ ही नहीं पाता बेचारा। हाइड्रेटेड साइज का मतलब समझते हो ना? पानी के अंदर जो छोटा होता है वो ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है। तो उसके बारे में ज्यादा मैं फोकस नहीं किया, उतना बताइए। चलो अगली हेडिंग डाल लो। जो थर्ड फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन, यहाँ पर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं अगर फैक्टर्स की बात की जाए। इसके अंदर हमें बेसिकली दो चीजों का कंपैरिजन कर रहा है। पहले तो हम ले आते हैं कौन कौन आएगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या आएगा मेरा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें दोनों का कंपैरिजन करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी हमें, ठीक है, कापा का भी करना है, ठीक है, और लैम्डा एम का भी करना है। और यहाँ पर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कापा का करना है और लैम्डा एम का करना है। यहाँ पर हमें डिफरेंट आंसर दिखेंगे, वो तुम्हें पहले मैंने बता भी रखा है। तुम मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर मैं डाइल्यूशन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ डाइल्यूशन का इफेक्ट बताऊंगा। अगर मैं यहाँ डाइल्यूशन करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो मुझे बताओ कापा इंक्रीज होगा डिक्रीज? सोचो क्या होगा? क्यों? देखो कापा क्या होता था? 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे कितने आयंस आ रहे हैं, वही मेरी कंडक्टेंस शो करते थे। अब जब मैंने डाइल्यूशन कर दिया, पहले अगर इतने में 10 आ रहे थे, जब मैं इसको डाइल्यूट कर दूंगा तो अब इतने में क्या आ जाएंगे? मतलब 5 आ गए मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। और वही तो होता है कापा। तो मैं बोल सकता हूँ डाइल्यूशन से कापा क्या होता है? डिक्रीज। क्यों? लिख सकते हो रीजन क्या है? नंबर ऑफ आयंस in 1 centimeter cube weak volume decreases. लैम्डा एम क्या होगा? सेम क्यों? क्या? अब मुझे बताओ, इसमें मैंने मान लो 1 मोल लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 मोल लिया और मान लो मेरी वॉल्यूम थी 1 लीटर, ठीक है। इसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। अब मैंने मान लो इसकी वॉल्यूम कर दी 2 लीटर या 10 लीटर मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ मोल्स तो भी 1 मोल रहे, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि मोबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आयंस क्या हो जाएंगे? दूर दूर। अगर दूर दूर हो जाएंगे उनके बीच का क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। अगर वो कम हो गया तो मॉलिक्यूल तेज भागेंगे, तेज भागेंगे तो मोबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? लैम्डा में क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। दोनों का उल्टा इफेक्ट आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। लैम्डा में क्या होता है कि 1 मोल जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है वो कितनी कंडक्टेंस शो कर रहा है। अब मैंने 1 मोल इसमें डाला था 1 लीटर में मान लो, अब मैंने उसको 10 लीटर कर दिया, रहा तो भी 1 मोल। मतलब मेरा जो नंबर वाला फैक्टर है वो तो कांस्टेंट रहा। और दूसरा फैक्टर क्या होता है? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? कौन तेज भाग सकता है इनडायरेक्टली। अब मुझे बताओ जब वो 1 मोल था वो इतनी सी जगह में था, ये दोनों मोलिक्यूल्स पास पास थे, तो पास पास थे मतलब आयंस, तो इसका मतलब उनके बीच में क्या था? अट्रैक्शन।
जब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी तो मॉलिक्यूल दूर चले गए तो उनका अट्रैक्शन आपस में प्यार कम हो गया। अगर आपस में प्यार कम होगा तो तेज तेज भागेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ, अगर तेज भागेंगे तो लैम्डा एम को क्या करेंगे, इंक्रीज। ठीक है, अगले का बताना, वीक का। वीक में क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, एक चीज डिक्रीज भी तो हो रही है उससे। कापा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने, ठीक है, मुझे पता है कि वहां से मेरा अल्फा इंक्रीज होगा, लेकिन अल्फा इंक्रीज होने से मेरी वॉल्यूम भी तो बढ़ रही है ना, तो इनडायरेक्टली 1 सेंटीमीटर क्यूब में अब मेरे मॉलिक्यूल्स अभी भी कम ही होंगे क्योंकि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी। टोटल आयंस बढ़ गए हैं लेकिन मेरे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे आयंस वो कम ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें भी कापा क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, और लैम्डा एम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आयंस भी बढ़ गए, 1 मोल के लिए बात हो रही है तो आयंस भी बढ़ेंगे क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा और साथ में मेरा क्या हो जाएगा, मोबिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसको हम एक फॉर्मूला के थ्रू भी देख सकते हैं। मेरा जो लैम्डा एम होता है वो क्या होता है, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, लिख दूं ऐसे। अगर मैं डाइल्यूशन किया, कंसंट्रेशन क्या हुई है, डिक्रीज, सी क्या हुआ है, डिक्रीज। अब मुझे बताओ, अगर मेरा लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया एक्सपेरिमेंटली देखा, तो मुझे बताओ ज्यादा डिक्रीज किस में हुआ होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि मेरा जो डाइल्यूशन है या कंसंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू क्या हो गया, कापा। अगर कापा इतना हो रहा है तो मैंने सी को ज्यादा डिक्रीज, तभी तो मेरा लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली अगर उसको फॉर्मूला के थ्रू समझना चाहे तो वहां से बताया मैंने। हुआ दोनों डिक्रीज है, लेकिन अगर लैम्डा एम को बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है सी को ज्यादा डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर एम में लिख दो, तुम्हें सी से कंडक्टेंस ना दिखने लग जाए। अब इसका वजह समझते हैं, एक्चुअल में वजह क्या है, हेडिंग डालो। ठीक है, अभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वहां से फिर एक लो की तरफ जाएंगे, तुम्हें पता है, तो नाम तो पता ही है, तो लिख लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो, ध्यान से देखना, मेरा जो लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है उसके दो रीजन है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है अभी तुमने समझ लिया, हमारे दो फैक्टर्स होते हैं। देखो दो चीजें हो रही होती है हमारे सॉल्यूशन में, एक तो क्या हो रहा होता है मेरा सोल्यूट और सोल्यूट का इंटरेक्शन, ऑब्वियस ही बात है, इनके इंटरेक्शन की वजह से ही मेरा क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है और मेरा जो आयन है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और दूसरा क्या हो गया, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नाम है, हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखना, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, और वो क्या होगा, सोल्यूट। अब मुझे बताओ, मेरा एक लैम्डा एम था, उसको मैं ऐसे लैम्डा एम लिख दूं नॉर्मली। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या कर दिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो पहले मेरा ऐसा था एक कंटेनर, उसमें मेरा 1 मोल था मान लो। ठीक है, तो उसका लैम्डा एम ऐसे लिख दो, लैम्डा एम, इसके अंदर मेरा मान लो 1 मोल था, मैंने 1 मोल की बात की है। ठीक है, एजम, फिर मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दी तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर मोलिक्यूल्स यहाँ थे एक दूसरे के, यहाँ कहाँ चले जाएंगे, थोड़ी सी दूर। अब उससे अगले में मैं बात करता हूँ, और बढ़ा दी मैंने, अब मेरे मोलिक्यूल्स थोड़ी और दूर चले गए। ठीक है, अब मैंने और वॉल्यूम बढ़ा दी, मेरे मोलिक्यूल्स का और दूर चले गए मान लो। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मोलिक्यूल्स जिनमें इतना प्यार था एक टाइम पर, उनको हमने इतना दूर कर दिया कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। मतलब क्या हो गया, अब जो भी मेरी कंडक्टेंस आएगी वो उसके अंदर कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि मेरा कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा। अगर अट्रैक्शन नहीं रहा तो कोई रोकने वाला नहीं है कि भाई तू इलेक्ट्रोड के पास मत जा, वो उसको कोई रोकेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर मैं डाइल्यूशन कर दूंगा, कौन सी, इनफाइनाइट, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करता हूँ तो मेरा लैम्डा एम अप्रोच किसको कर जाता है, लैम्डा एम इंफिनिटी। मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मेरे लैम्डा एम की वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले मान लो अगर 10 थी तो इंक्रीज ही होगी कुछ, ऑब्वियस बात है, डाइल्यूशन से मेरा इंक्रीज होता है, और ये मेरी क्या होगी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। ठीक है,
तो ये मेरी क्या हो गई उसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर मैं एक चीज बोलूं, अगर मुझे लैम्डा एम को बराबर करना है लैम्डा एम इसके, बड़ा कौन है वैसे इन दोनों में, ये, इसमें से अगर मैं कुछ माइनस कर दूं तो बराबर कर सकता हूं। और जो मैं माइनस करता हूं वो कहां कहां से आएगा, जो इसकी इफेक्टिव वजह से इनमें रेजिस्टेंस आ रहा है और जो इसकी वजह से आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं जो यहाँ पर एसिमेट्रिकल इफेक्ट की वजह से जो भी वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है वो वहां पर कर दूं माइनस, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रो वाले इफेक्ट से हो रहा है उसको माइनस कर दूं, तो मेरे दोनों बराबर हो जाएंगे, हो सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करना है। इसकी वैल्यू अगर मैं एक्सपेरिमेंटली देखता हूँ, वो मेरी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या आती है, वो आती है मेरी a√c लैम्डा एम इंफिनिटी। इसकी वैल्यू हमें नहीं जानना, ठीक है, हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। और इसकी वजह से जो मेरा वो आता है उसकी वैल्यू आती है b√c। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, फिर मैं समझाता हूँ इसके आगे। इसको नोट कर लो जो है यहाँ पे, हमें इन द एंड से एक रिलेशन ही उठाना है, तो समझा रहा हूँ आया कहां से बस। उसको इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक, PHO, इलेक्ट्रोफोरेटिक। ठीक है, और ये वो मेरा क्या होता है एसिमेट्रिकल इफेक्ट। लिख लिया इतना, तो लिख लिया ना। तो पहले इसको मैं इक्वेशन को पूरा कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ दोनों इफेक्ट क्या है। मेरी इक्वेशन क्या बनी है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस क्या आया है ए लैम्डा एम इंफिनिटी √c, और साथ क्या है b√c। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस, अगर मैं √c कॉमन ले लूं क्या बन जाएगा, ए लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस b। इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, वो मेरा क्या बन जाता है लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस √c इंटू, कहीं पर k लिखा होता है कहीं पर b, ठीक है, तो हम b ले लेते हैं, k कापा होता है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और ये मेरा कौन सा कांस्टेंट होता है, कोलराश कांस्टेंट। पढ़ते हो ना ये फैक्ट, खराश इफेक्ट, ठीक है, वही है ये, उसी का ये कांस्टेंट है। इक्वेशन याद नहीं रखनी, ये हेल्पफुल होगी बस आगे। क्या हो गया ये, अरे वो तो वैसे भी कांस्टेंट बन गया ना अपना, तो अपना कुछ काम ही नहीं है उसे, हमारा बस काम इससे ऊपर वाली से कुछ काम नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं एसिमेट्रिक कांस्टेंट, उसको इलेक्ट्रोफोरेटिक कांस्टेंट। मतलब एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, एसिमेट्रिक वाला होता क्या है, बाकी हमारा इतना सिलेबस में ना कभी पूछा जाएगा, मतलब समझ लो। मान लो अभी यहाँ पर इसको छोड़ो, मान लो मेरा Na+ था, ठीक है, नॉर्मली पानी के अंदर वो ऐसे पड़ा होता है, ठीक है, नेगेटिव वाला उसको सराउंड करके रखेगा, पता है ना, इतना तो होता ही है। ठीक है, इस पर नेट फोर्स क्या होता है उस टाइम पर, 0। फिर जैसे ही मैंने क्या किया, उसको पानी में रखा हुआ था, ये भी इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा हुआ था, ठीक है, ये भी मेरा इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही था, बस ये मैंने जूम करके दिखा दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, जैसे वोल्टेज अप्लाई की, मान लो इस पर है नेगेटिव, इस पर है पॉजिटिव, मान लो ऐसे ही, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अब मुझे बताओ, पहले तो भाई इसके ऊपर लट्टू हो रखे थे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई हुई, जो पॉजिटिव चार्ज के जो लट्टू हो रखे थे नेगेटिव चार्ज, उससे भाग जाएंगे। इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, जहां पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सारे काम भाग जाएंगे, थोड़ा इधर की तरफ हो जाएंगे, अभी उसके चारों तरफ लट्टू हो रखे थे, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव को कहाँ जाना है, इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले या नेट रिजल्टेंट इस पर फोर्स क्या था, 0। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे उधर की तरफ भाग गए, तो जब ये इधर जाना चाहता है उसको रोकेंगे कौन, रोकेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर कुछ डिक्रीज हो जाएगी उसकी मोबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है। पहले ये इधर भागना चाह रहा है, क्योंकि ये भी चाहता है मैं नेगेटिव के पास जाऊं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज उधर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, वो उसको रेजिस्ट करेगा कि भाई उधर मत जा, मेरे साथ रहे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर मोबिलिटी क्या हो गई डिक्रीज, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस वजह से हमने वहां पर एक बनाया था ये वाली वैल्यू, इसी वैल्यू के हिसाब से ही मेरी डिक्रीज होती है। ठीक है, समझिए क्या होता है, याद नहीं करना, चाहे लिखना भी मत, बस समझा रहा हूँ। और जो मेरा दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है वो ये है, देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसको ऐसे घेरे में लेके बैठे, और जो मैं नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव घेरे में लेके बैठे,
ठीक है, ऐसे मान सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो मेरा नेगेटिव है उसको पॉजिटिव घेरे में लेके बैठे हैं। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा रखी है पॉजिटिव और यहाँ पर लगा रखी है मैंने नेगेटिव, तो जैसे ही मैंने पोलैरिटी डेवलप की तो ये वाला कहाँ भागना चाहेगा, इधर की तरफ, और ये वाला कहाँ जाना चाहेगा, उधर की तरफ। ये इधर की तरफ जाना चाहेगा ये वाला मॉलिक्यूल, और ये वाला इधर की तरफ। जब ये जा रहे होंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, जब ये वाली लेयर जो है वो इसे टकराएगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बोलते हैं। हमारे सिलेबस में ऐसे है नहीं, बस मैं समझा रहा था मतलब क्या है, बस समझना था, समझ के भूल जाओ चाहे। ठीक है, कर दो आगे, लिखना तो नहीं तुम्हें? हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, ये बनी। अब अगर मैं इसको ग्राफ पर बनाऊं, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब जब मैं ऐसा बनाऊंगा तो मुझे बताओ, अगर मेरा ग्राफ ऐसा बना है और मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम वैसे निकाल नहीं सकते, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है मेरी, जीरो। कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या हो गया, ठीक है, डाइल्यूशन क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर मेरा लैम्डा एम आएगा वो क्या है मेरा, लैम्डा एम इंफिनिटी। या कई बार ऐसे भी लिखा होता है लैम्डा एम जीरो। इस जीरो का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन, और इन्फिनिटी का मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे मर्जी लिखा हुआ हो सकता है, उसकी टेंशन ना लेना। मतलब ये हो गया कि मैं, लेकिन ध्यान रखना ये ग्राफ सिर्फ किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन जब वीक की बारी आती है, वीक कहता है भाई मैंने क्या गुनाह किया, मुझे भी अपनी ये वाली वैल्यू चाहिए, लेकिन इसको ये वैल्यू मिल नहीं पाती ग्राफ के थ्रू। अगर मैं वीक का ग्राफ बनाता हूँ, मेरा वीक का ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का। ये क्या होता है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्या ये यहाँ पर टच कर रहा है इसको, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वीक के केस में मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो यहाँ पर मेरी हेल्प किसने की, खराश इफेक्ट ने। ठीक है, तो खराश बंदा आया, उसने क्या बोला कि भाई मैं हेल्प करता हूँ ये वैल्यू निकालने में, तो हमें वही सीखना है कैसे निकालेंगे। लिख लेना एक दो बातें। क्या, हाँ ये वाला तो बहुत पूछा जा सकता है, वो वाला भी एक तरह से याद क्या रखना है, वैसे मेरे से पूछ रहे कि मैं इसमें क्या बोलूं, याद रख या ना रख, लिख लो। एक्सपेरिमेंटली लैम्डा एम नोट, नोट का मतलब समझते हो ना, वही बात है जो इनफाइनाइट वाला है। एक्सपेरिमेंटली लैम्डा एम नोट कैन बी कैलकुलेटेड by extrapolating the graph, but for weak electrolyte we can't find lambda m naught experimentally, ठीक। तो वहां पर देखो, अब मुझे इतनी बात तो पता है ना, जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लूं मैं, यही एसिटिक एसिड ले लूं, अगर ये डिसोसिएट होता है ऐसे CH3 CO माइनस प्लस H प्लस, ये मेरा क्या होता है C अल्फा, ठीक है। अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, तो वहां पर मैं क्या बोल देता हूँ, अल्फा अप्रोच क्या हो जाता है, तो मतलब क्या हो गया, उस केस में मेरा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे एक्ट करने लग जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। मतलब क्या हो गया, हम ये बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है वो स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करने लगेगा। क्या हो गया, ऐसा इसलिए बना, देखो जब तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो हमारे एक तरह से पूरा आयनाइज तो हो जाएगा,
लेकिन मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें और कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, और कम। इनफाइनाइट से कम कहाँ जाओगे, इनफाइनाइट पे तो हम पहुंच ही गए, उसके बाद इसलिए हम उसको अप्रोच उससे कर ही नहीं पाते ग्राफिकली। ठीक है, समझ गए? ये नोट कर लिया ना ये वाला। मैं वैसे अगर तुम्हें वैसे लॉजिकली बताऊं, ये मेरा पहले हमने वॉल्यूम बढ़ाई थी ना, ये थी, फिर ये थी, फिर मैंने और बढ़ाई थी, पीछे था होगा यहाँ, ठीक है, कहाँ गया, ये बढ़ाई थी। अब इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या था, अट्रैक्शन था, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, लड़ाई पड़ी, पानी ने फूट पड़वाई, यहाँ पर थोड़ा और पड़वाई, यहाँ पर क्या हो गया, दूर चले गए, अब उनकी एक तरह अट्रैक्शन ही नहीं बचा। अगर मैं इससे ज्यादा और डाइल्यूट करूंगा, क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि मेरा उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो रहा था। अट्रैक्शन अगर कम हो रहा था तो अब आसानी से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा पा रहे थे। अब जब अट्रैक्शन ही नहीं बचा, चाहे तुम वॉल्यूम बढ़ा भी दो, तो उसी को तुम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो वाली बात तो क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कहाँ भाग गया, ये वाली बात अगर क्लियर है तो हेडिंग डाल दो, कलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, सही लिखा मैंने, ऐसे बच्चे होने चाहिए पता नहीं वाले, ठीक है, जिनको आती होती है उनसे डर लगता है। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये लोग क्या कहता है तुम्हें पता ही होगा, अगर मैं किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दूंगा तो वहां पर आयंस के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो अब वो मेरा जो टोटल कंडक्टेंस है, ठीक है, या मोलर कंडक्टेंस है, उसमें इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब क्या हो गया, अगर मुझे लैम्डा NaCl पता है, अगर मैं उसको इनफाइनाइटली, ठीक है, क्या कर दूं, डाइल्यूट कर दूं, तो वहां पे ये वैल्यू आएगी। वो वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं उसको दो में स्प्लिट कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस सी एम ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनकी अपनी पहचान आ जाती है। पहचान कैसे, अब इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिल्कुल एक तरह से अलग हो चुके हैं, बिल्कुल अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई Cl तू कहाँ था, Na तू कहाँ था, वो अपनी एक पहचान बना चुके होते हैं, और हम डायरेक्टली उन दोनों की ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लो, ये तो बना लेना बाद में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मूव ऑन कर जाते हैं फिर ये। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, खुश हो गए सारे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, when the dissociation of electrolyte is complete, each ion moves independently, each ions move independently towards the conductivity of the solution. Contribute कर लेना, move लिख देना, contributes independently towards the conductivity of the solution, towards conductivity of the solution. इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, वही बात है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मुझे 2-3 के लिए लिख के दे देना, ठीक है। मतलब क्या हो गया, Na प्लस जा रहा है, Cl भी आ रहा है, पहले तो उनका बहुत मजबूत रिश्ता था, उसके बाद जब हमने उनको इतना दूर कर दिया, अब उनको एक दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अपना निकल चुके अपनी जिंदगी में आगे हो। अब अगली चीज जो लिखनी है, तुम मुझे लैम्डा m इंफिनिटी 2-3 के लिए लिख के दिखा दो, ठीक है, इसके किसके इक्वल होगी वो, दोबारा लिख लो भाई, क्या हो जाएगा, हाँ समझने लग गया मेरी भाषा। तो इसका क्या आ जाएगा मेरे, लैम्डा m इंफिनिटी किसके, Na प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस, अगले में क्या हो जाएगा, लैम्डा m इंफिनिटी Ba2 प्लस ट्वाइस क्यों आएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है,
तो दोनों भी इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे के, तो क्या आ जाए 2 लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस। अगले में क्या हो जाएगा, लैम्डा m इंफिनिटी, कितने एल्यूमिनियम 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा m इंफिनिटी किसका, सल्फेट 2 माइनस। इनके लिए, इन तीनों के लिए एक बार लैम्डा ये भी लिख के दे दो तीनों के लिए, ठीक है। इनके लिए बस ये इसकी जगह ये लिख देना, इक्विवेलेंट वाला क्या होगा, तो n फैक्टर इनडायरेक्टली हमारे जो आगे नंबर्स लगाए वो हट जाएंगे, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो नहीं आएगी, ये 2 ये 3 ये 2 सब उड़ जाएंगे। क्या क्या कह रहे हो, किसका 3 होता है, हमें यहाँ पर ये नहीं लेना, उसका इक्विवेलेंट लेना है, इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होते हैं ना, तो यहाँ इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है, इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं ना, बस आंसर क्या बन जाएगा, लो अभी बता देता हूँ। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, नहीं आना, वही तो बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हमेशा दोनों के बराबर होते हैं ना, तो अगर इन्हीं टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो वहां पर आगे की जो स्टोइकियोमेट्री वो नहीं आएगी, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, एक इक्विवेलेंट से एक ही रिएक्ट करता है ना, तो इक्विवेलेंट्स के टर्म में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आती, इस पर हमारे क्वेश्चन आते नहीं है, बस ये लिखना ही सीखना था एक बार। अब अगर मैं इसके लिए ही, इसके लिए लिखना मैं चाहता हूँ इक्विवेलेंट वाली, लेकिन यहाँ पर मैं मोलैरिटी वाली करना चाहता हूँ, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ एन फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 1/3 लैम्डा इंफिनिटी m al 3 प्लस 1/2 लैम्डा इंफिनिटी, ठीक है। मतलब अगर अब मुझे इसको लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ मोलर वाला, तो यहाँ पर फिर मेरा एन फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, इतना भी पूछता नहीं है वो, कभी भी ऐसे मिक्स भी नहीं करेगा, लेकिन बस हमें सीखना था कैसे लिखते हैं, मतलब एन फैक्टर से बस डिवाइड कर देना, ये ना सोच लेना इसका एन फैक्टर 6 होता है, कोरोस्पोंडिंग आयन का निकालना है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है, इससे उनसे होगा, 6 से मत कर देना, सोल्ट की बात नहीं कर रहे हम, कोरोस्पोंडिंग आयंस की बात कर रहे हैं। इसके लिए लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर ऐसे रह जाएगा। अगली हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ खराश लो, मुश्किल लग रहा है, एप्लीक कल हो जाएगा पक्का, एप्लीकेशन ऑफ खराश लो, ठीक है, खराश बोले तो कुलराश लो, एप्लीकेशन ऑफ खराश लो, सबसे पहले लिख लेना, अगर कंडक्टेंस से क्वेश्चन आता है तो इसी पर ही आता है, अगर कंडक्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है तो इसी पर ही आएगा, 90% चांसेस तो इसी पर ही होते हैं। पहली एप्लीकेशन लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम इंफिनिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो अब मुझे पता चल गया, अगर मेरा CH3COH था, जब वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे चला जाएगा तो क्या बनाएगा वो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब मुझे इसकी जो वैल्यू थी वो मैं निकाल नहीं पाया था एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से, क्योंकि वीक था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई ऐसा सोर्स ले आऊंगा जहां से मुझे ये मिल जाए और जहां से मुझे ये मिल जाए, अगर मैं वहां से इनको ले आया तो वहां से वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए लगा सकता हूँ, वीक के लिए नहीं लगा पा रहा था, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सोर्स लाऊंगा जिसके अंदर ये होगा, एक ऐसा सोर्स लाऊंगा जिसमें ये होगा, अब जो दो फालतू में बंदे आ जाएंगे उनको लात मार के माइनस कर दूंगा ताकि वो निकल जाए। तो हम यहाँ पर 3 स्टेप्स में लिख लेंगे, स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 1, ठीक है, ताकि फिर इसमें भी दिक्कत ना हो। स्टेप 1 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
SE से लिख लिया करो, ठीक है, टाइम बच जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट containing same cation as in the test electrolyte, टेस्ट मतलब जिसके लिए निकालना है, as in the test electrolyte। अगला strong electrolyte containing same anion as test electrolyte। अब मुझे दो बंदों को लात मारना भी, फालतू में आ गए हो, ठीक है, पहले वाले का कौन एनाइन, दूसरे वाले का कैटाइन। तो अब हम तीसरा क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सेम anion as in step 1 and same cation as in step 2 और अब हमें क्या कर देना है 1 + 2 - 3, तो फिर क्या कर देना 1 + 2 - 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहे, मान लो मुझे निकालना है CH3COOH की वैल्यू, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है इनडायरेक्टली लैम्डा m इंफिनिटी किसका CH3COOH, तो किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी CH3CO माइनस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी क्या हो जाएगा H प्लस। लेकिन मैं वैसे तो निकाल नहीं पा रहा इसको, तो मैं क्या करूंगा तीन इक्वेशंस की हेल्प लूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, जिसके अंदर सेम क्या हो कैटाइन, कैटाइन कौन है यहाँ पर मेरा H प्लस, तो मैं यहाँ HCl ले लूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, वहां से मुझे Cl माइनस मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ लैम्डा m इंफिनिटी HCl का किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस। अब दूसरा स्टेप क्या था, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर मेरा क्या हो ये एनाइन, तो कौन हो सकता है वो CH3CONA, तो क्या बन जाएगा वो मेरा लैम्डा m इंफिनिटी CH3CO माइनस Na, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी CH3CO माइनस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरे स्टेप में मुझे क्या करना था, पहले वाले में जो मेरा कौन आ गया अनाइन और दूसरे वाले में कैटाइन, ऐसे वाला ले लो, कौन बन जाएगा वो NaCl, तो क्या बन जाएगा वो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl, वो किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। अब मुझे क्या करना है फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, जब भी करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा वो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, वही मुझे क्या मिल जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COOH। बाकी वो वैल्यूज ही देगा, इसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो वो मैं अभी अलग से क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आगे मिक्स क्वेश्चन में यूज हो जाएगा ये इसको प्लस माइनस ही तो करना है, इसलिए मैंने स्टेप से लिखवा दी सीधा। ऑर्गेनिक में कितना हो गया तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था ना, क्या करवाया था अभी, क्या हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है क्या, क्या अभी तो सोचा नहीं भाई, आयनिक तो आएगा, कंडक्टेंस नहीं डालूंगा, ये कर सकता हूँ। भाई जो पेपर वो बना रखे, क्या पता पेपर ही बना दिया मैम ने, मुझे नहीं पता, अभी पूछूंगा। इस बार है ना तुम्हारा, इस संडे को है ना, फिर तो क्या था बन भी गया हो, कर लिया ये, अगली एप्लीकेशन लिख लो ना, कंडक्टेंस नहीं आएगा क्या, अरे तो उन्होंने सिलेबस में नहीं डाला ना, तो वो बनाएंगे तो कंडक्टेंस नहीं डालेंगे, डालूंगा तो मैं ही डालूंगा ना, क्या तो कंडक्टेंस नहीं डालेंगे, बोल रहा हूँ ना, आ गया तो बस कर लेना, नहीं आएगा अरे अभी बनाना होगा, अभी नहीं बना होगा। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा सेकंड एप्लीकेशन है अभी,
इस पे क्वेश्चन नहीं करवाया, बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा, प्लस माइनस ही करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो तो बहुत सिंपल केस है। अल्फा का मतलब क्या होता है, कितना टूट रहा है, मतलब कितने आयंस मिल रहे हैं, यही होता है ना। अगर आयंस बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या हो गया, लैम्डा एम भी बढ़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा लैम्डा एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अल्फा के। ऑब्वियसली बात, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाली बात तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा एम वन बाय लैम्डा एम टू किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा वन बाय अल्फा टू, लिख सकता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ लैम्डा एम टू मेरा क्या बन जाए, लैम्डा एम इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा जो हो जाएगा, अल्फा टू किसको हो जाएगा अप्रोच, वन को। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा बाय वन के, या उसको सिर्फ अल्फा लिख लो। हमने अब क्या कर लिया, किसकी हेल्प से, हमने अल्फा निकाल लिया। अगर कभी भी निकालना हो, लैम्डा एम भी गिवन होगा, लैम्डा इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं देगा वो कभी, वो ये फर्स्ट एप्लीकेशन यूज करके निकलवा देगा और वहां से फिर अल्फा निकल सकता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्या हो गया, कर लिया नोट, ये तो लिखो द मोलर कंडक्टिविटीज, द मोलर कंडक्टिविटीज of CH3COONA of CH3COONA HCl and NaCl at infinite dilution are 91.6, 425, 128.1 या 128 ही ले लेना, ठीक, इसको 1 कर दोगे, चलो 1 भी ले लेना, रिस्पेक्टिवली यूनिट्स क्या है, यूनिट्स है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। दोबारा बोल रहा हूँ, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ CH3CONA HCl एंड NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर दिस यूनिट रिस्पेक्टिवली। इफ क्या हो गया, हाँ 425, इफ द अल्फा ऑफ 0.1 नॉर्मल, if the alpha of 0.1 normal acetic acid is 0.001 which of the following statements are correct, या मैं तुम्हें इसके 4 पार्ट बना के दे सकता था, निकालो, मैंने बस थोड़ा सा घुमा दिया, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, साइमन सॉरी, ठीक है, 39। उसके बाद क्या, मेरा बी पार्ट क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट इसी का 0.39 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है, साइमन है, इसके साथ का नहीं है। अगला थर्ड पार्ट, KCH3COH is equal to 3.9 into 10 raised to power minus 5 साइमन पर सेंटीमीटर। ये यूनिट है 388.5, 388.5।
अरे एक बार ना पहले मुझे ना ये वैल्यू निकाल के बता दो क्या आ रही है, ठीक है, पूरा ना कर। क्या आ रही है? 388.5 है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट तो क्या हो गया, सही। तो फोर्थ पार्ट तो पहले ही सही हो गया। और क्या क्या निकालना है तुम्हें? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने हैं, और क्या निकालना है? के निकालना है, कापा। अल्फा गिवन है। एक बात यहाँ पर पहले लिख लेना, ये तो यहाँ पर एक बात समझ लेना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब है ही रेशियो और सेम ही चीज है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी इज इक्वल टू अल्फा, लैम्डा अल्फा सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एन फैक्टर तो कैंसल आउट ही होना, सेम ही बात हो रही है, तो ये भी हो सकता है, वो रेशियो ही तो है, रेशियो चाहिए हो चाहिए हो, कोई आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब ये वाले को कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट है ना, तो मतलब हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। 0.39 आ रहा है, 0.388 आ रहा होगा ना, लगभग 0.39 ही हो गया। और लास्ट पार्ट, इसमें 3-4 पार्ट सोल्व हो जाएंगे। कापा कैसे निकलेगा? एक ही रिलेशन है, लैम्डा एम वाला और कापा वाला। देखो पहले मैं डी पार्ट बस हिंट दे रहा हूँ, डी पार्ट में एप्लीकेशन 1 है, ठीक है, एप्लीकेशन 1 से हो जाएगा, ठीक है। और जो हमें क्या निकालना है, डी पार्ट तो हो गया, उसके बाद हमारा कौन सा है, ए और सी, बी में से बताना है ना। ए और बी में जब देखोगे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, लैम्डा ये बाय अल्फा, यहां से निकाल लोगे, ठीक है। और मेरा जो सी पार्ट को अगर चेक करना है तो उसने कापा पूछा है, तो मेरा क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है मेरा, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ये पता है, ये पता है, कापा निकल जाएगा। बस ये देख लो आ रहा है आंसर वही या नहीं। तो आंसर क्या हो गया मेरा, क्या, कौन सा? ओ यार मैं लैम्डा क्यों लेके जा रहा हूँ, बड़ा याद आ रहा है मुझे लैम्डा, ठीक है। हिंट दे दिया, सोल्व कर लेना, कुछ है नहीं वैसे इनमें। कहाँ से हो गया, अभी तो कुछ कराया ही नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो। नींद आ रही है यार, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, कंडक्टेंस चैप्टर है ये, डांस करके दिखा दूं? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। मोलर कंडक्टेंस, हाँ क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एच ए, ऑफ 0.1 मोलर एच ए, ब्रैकेट में लिख लेना वीक एसिड, is 10 Simon centimeter square per mole, and that at infinite dilution is 200 Simon centimeter square per mole. Calculate pH of solution, K equilibrium of acid, मतलब कि Ka पूछ रहा है वो, ठीक। और C क्या मेरा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी आयनिक पहुंच गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सोल्ट। कंडक्टेंस से चले आयनिक में फंस गए। है आसान सा, 2-3 लाइन का ही है, बस समझना पड़ेगा वैसे एक बार। तुम मुझे बताओ, अगर लैम्डा एम भी गिवन है, लैम्डा इन्फिनिटी भी गिवन है, क्या निकालोगे? अल्फा निकल गया तो के निकल जाएगा, के निकल के एच प्लस निकल सकता है, सी अल्फा होता है,
यू आर राइट ब्रदर। 2.3। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकालोगे, सोच पा रहे हो? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का मैंने जो टेबल बनवाई थी KH, वो किसके इक्वल होता था? KW बाय, बस हो गया ये भी, ये पता चल गया, ये पता ही है। ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ रोहित, पेशकश है अगला क्वेश्चन। पेश है, पेशकश नहीं, पेश। ये वाला देख लो क्या करना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। कितना आ जाएगा ये? कितना आया? 1/20, यही है। अगर अल्फा निकल गया है तो तुम्हारा के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो, के किसके इक्वल हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है? सी अल्फा, तो यहाँ पर वो पुट कर दो। यहाँ से H प्लस निकल गया तो वहां से पीएच आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले अल्फा निकाल लिया, के निकाल लोगे, उसके बाद सी और अल्फा निकल चुके हैं। अब निकल चुका है, तुम्हें पता है अगर वीक एसिड टूटता है तो किस में टूटता है? सी अल्फा में ना। तो वहां से H प्लस आ गया, तो वहां से पीएच आ गया। अब अगली चीज क्या बची? बस KH। KH क्या हो जाएगा? KW बाई के। हमने पढ़ रखा है हाइड्रोलिसिस में, वहां से KH आ जाएगा। बस ये लास्ट को एक चीज करवानी है, उसके बाद अपना चैप्टर ही खत्म है। बस एक 10 मिनट 5 मिनट की चीज बची है। हाँ छोड़ दूंगा। क्या टाइम है? 10 मिनट कितने होते हैं इसके बाद? चलो क्वेश्चन लिख लो, अपने आप कर लेना फिर ना। कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius from the following data, from the following data. कापा ऑफ H2O क्या क्या गिवन है? कापा, कापा H2O का कितना गिवन है? 5.8 इंटू 10⁻⁻8 साइमन पर सेंटीमीटर। लैम्डा इंफिनिटी H प्लस का कितना गिवन है? 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा OH माइनस का इंफिनिटी कितना गिवन है? 198.5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके लिए बस जगह छोड़ दो, अपने आप कर लेना। उसके बाद एक पार्ट कर लो बस, उसके बाद भाग जाना। क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद बस एक पार्ट समझना रह गया। एक लास्ट एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ, लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स, ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स। अब मुझे बताना स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स क्या होते हैं? जो बहुत कम घुले। बहुत कम घुले इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम हो सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर बहुत कम होगी तो मैं ये बोल सकता हूँ वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले की तरह काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन बहुत कम होना है तो होता है। जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा इंफिनिटी। तो इन केस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स मैं ये बोल सकता हूँ लैम्डा एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा एम इंफिनिटी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन बहुत कम है। वो कब होती है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। तो बस मेरा जो कापा हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? लैम्डा एम इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा? कापा इनटू 1000। कंसंट्रेशन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी भी होती है तो कंसंट्रेशन है, बस सिंबल ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो कापा होगा वो किसका होगा? सोल्ट का। ये ध्यान रखना, यहाँ पर सोल्ट का कापा पुट करना है। सोल्ट का कापा मतलब क्या हो गया? कई बार तो वैसा दे देगा, कापा ऑफ सॉल्यूशन दे देगा और कापा ऑफ वाटर दे देगा। तो मेरा कापा ऑफ सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कापा ऑफ सोल्ट प्लस कापा ऑफ वाटर। तो कापा ऑफ सोल्ट क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन माइनस वाटर। ये तब कर पाएंगे अगर वो मुझे कापा ऑफ वाटर दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो मान के चलो वो सॉल्यूशन मतलब सोल्ट का ही गिवन है। कहाँ कूद कहाँ रहा है भाई? तो क्या हो गया? बैठा नहीं जा रहा, स्प्रिंग लग गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमें यहाँ पर सोल्ट का पुट करना है। अगर उसने वाटर का दे दिया तो सॉल्यूशन में से माइनस कर देना। अगर नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसी को सोल्ट मान के चल लेंगे। समझ गए?
तो जनरली हमारे पास ये समझ आना चाहिए वहां पे सोल्ट वाली वैल्यू आनी है। इस पे क्वेश्चन लिख लो उसके बाद भाग जाना, लिख लो, सोल्व अपने आप कर लेना। इसके बारे में लिख सकते हो, सिंस sparingly soluble salts are very less soluble, that is their concentration is very low, तो हम इस वजह से लैम्डा एम को लैम्डा एम इन्फिनिटी बोल पाए। कंसंट्रेशन का बहुत कम होना ही तो बोलते थे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी, तो वहां पर हम उसको लिख सकते हैं। ये तो नोट कर लिया ना। अब एक क्वेश्चन लिख लो बस, उसके बाद भाग जाओ, 2 मिनट बचे हैं। देख रोहित तेरी बात मान ली मैंने। at a certain temperature the saturated solution of AgCl has a conductivity of 1.12 into 10 raised to power -8 Simon per centimeter। और मुझे क्या गिवन है यहाँ पर, लैम्डा नोट Ag प्लस गिवन है, लैम्डा नोट Cl माइनस गिवन है। वो कितना गिवन है, 54.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये कितना गिवन है, 54.3 है, और ये 65.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट solubility and KSP for AgCl। अब यहां पर देखो क्या उन्होंने कापा ऑफ सोल्ट गिवन है, उन्होंने क्या दिया, कापा दिया, एक ही दिया, तो मान के चलो कि वो सोल्ट का ही गिवन है, तो हम वहां पर वही पुट कर देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी के साथ में लिख देता कापा ऑफ वाटर इज दिस, तो वो सॉल्यूशन का मानते फिर माइनस करते। ठीक है, अगर वो गिवन होगा तो वरना मान के चलेंगे इसका होगा। चलो कल अपना इसकी कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं।